नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं यूरोप इज अ न्यू नैम। नैम मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम लोग देखने वाले हैं व्हाई यूरोप इज द न्यू नैम। इज इट रियली द न्यू नैम? नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो कंट्रीज थे कोल्ड वॉर के दौरान, वो ना यूएस के ब्लॉक में जाते ना ही यूएसएसआर के ब्लॉक में जाते, राइट? उसमें इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ द लीडर्स। 120 देशों का गुट है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नॉन अलाइन रहेंगे, किसी की तरफ भी अलाइन नहीं होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, क्या अभी कोल्ड वॉर है? अगर है तो कौन से दो देशों के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, और यूरोप क्यों अभी नया नैम बन चुका है या बन रहा है, राइट? तो इसके ऊपर डिस्कशन चलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन क्यों है, बस आपको बताने के लिए कि अगर हम लोग कोल्ड वॉर की बात करें, देखिए कोल्ड वॉर था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच। 1991 के बाद फॉर्मली खत्म हो चुका है। कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। बट कोल्ड वॉर जब था 1945 से लेके 1991 तक, तब क्या हुआ? पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक तरफ था यूएसएसआर। और यूएसए ब्लॉक डेमोक्रेसी ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक हम लोग कह सकते हैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक। इसको रेड थ्रेड भी कहते थे, दी लिबरल ब्लॉक। लेकिन इन दोनों गुटों के अलावा एक और ब्लॉक भी था, दैट इज नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। देखिए, अगर हम लोग इस कोल्ड वॉर की बात करें जो 1945 से लेकर 1991 तक चला था, वहां पे नैम था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था? एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स था जो फॉर्मली किसी की तरफ अलाइन नहीं हुए थे, नेदर टुवर्ड्स यूएसए नॉर टुवर्ड्स यूएसएसआर। तो इन्होंने कहा कि ना हम यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे ना हम यूएस को सपोर्ट करेंगे, हम अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी खुद चलाएंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे। और ये नैम कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये नैम एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में। कहां पे? इन द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस इन बेलग्रेड, दैट टाइम इन यूगोस्लाविया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेलग्रेड अब किस कंट्री में आता है, किस कंट्री की कैपिटल सिटी है। इनफैक्ट यूगोस्लाविया ब्रेकअप होके कितने कंट्रीज हुई, ये भी थोड़ा सा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट? अगर हम लोग नैम की बात करें, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, इसके कुछ लीडर्स थे, कुछ चैंपियंस थे, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। He was one of the leaders who took non-alignment forward। उन्होंने कहा कि ना हमें यूएस से जुड़ना चाहिए, ना हमें यूएसएसआर से जुड़ना चाहिए, या फिर दोनों ब्लॉक से नहीं जुड़ना चाहिए, हमें अपनी खुद की ऑटोनॉमी मेंटेन करनी चाहिए। जवाहरलाल के अलावा घाना के प्रेसिडेंट क्वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अहमद सुकार्नो, इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टीटो, इन लीडर्स ने मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है, तो ये थी स्टोरी नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे ईयू क्यों नैम से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें कोल्ड वॉर की, देखिए ये कोल्ड वॉर तो अभी खत्म हो चुका है, राइट? 1991 में फॉर्मली एंड हो चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग अभी 21st सेंचुरी की बात करें, 21st सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है देयर इज अ न्यू कोल्ड वॉर ब्रूइंग, एंड बिटवीन विच कंट्रीज? Again, the world is divided into two, I wouldn't say formal blocks, but two sides for sure. एक तरफ फिर से है यूएसए या फिर लिबरल स्टेट्स, और दूसरी तरफ अभी यूएसएसआर के बदले है चाइना। तो वी कैन से दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं वो यूरोप है क्या? तो हमारे आज वीडियो का उद्देश्य यही है कि इज यूरोप द न्यू नैम इन दिस यूएस चाइना कोल्ड वॉर? अगेन आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है यूएस और चाइना के बीच, बट फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली आप बहुत से एक्सपर्ट्स के व्यूज देख सकते हो कि देयर इज सम काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, स्पेशली विद द यूएस चाइना ट्रेड वॉर सिंस 2017, कुछ हद तक। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज अ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड चाइना, इज यूरोप द न्यू नैम? एक कंपैरिजन करते हैं, लेट्स कंपेयर पहले वाला नैम। अभी भी नैम एज एन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन मैं पहले वाला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आई एम जस्ट अज्यूमिंग 1945 टू 1991 का टाइम, फर्स्ट कोल्ड वॉर की बात चल रही है। अगर हम लोग उस नैम की बात करें, देखिए नैम शुरू हुआ था नॉन अलाइंड करके, और नॉन अलाइंड एक मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आप साइड नहीं ले रहे हो किसी का,
इसका मतलब क्या है कि आप दोनों साइड से सपोर्ट भी ले सकते हो या दोनों साइड को अपोज भी कर सकते हो। और अगर हम लोग देखें नैम देशों की 1945 से 1991 तक जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो नैम कंट्रीज दे डिड टेक मनी, दे डिड टेक अ लॉट ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स। और अगर मैं उदाहरण दूं, सिंपल एग्जांपल है इंडिया ही। देखिए इंडिया को यूएस से भी सपोर्ट था। अगर पीएल 480 की बात करें, वीट सप्लीमेंट प्रोग्राम या फिर वीट सप्लाई प्रोग्राम था, वी यूज्ड टू टेक इट फ्रॉम यूएस। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग यूएसएसआर से भी बहुत सारा सपोर्ट लेते थे। मोस्ट ऑफ द आर्म्स एंड एम्युनिशंस दे यूज्ड टू कम फ्रॉम यूएसएसआर। तो इंडिया इज आल्सो अ प्राइम एग्जांपल। तो इस राइवलरी में, यूएस और यूएसएसआर की राइवलरी में, इन नैम देशों ने क्या किया, दोनों तरफ से फायदा उठाया और अपनी डोमेस्टिक रूल या अपने डोमेस्टिक पैरामीटर्स को बढ़ाया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बढ़ाने की कोशिश की, राइट। तो चलिए बात करते हैं ईयू के बारे में। क्या ईयू भी ऐसा ही कुछ कर रहा है? देखिए अगर हम लोग ईयू की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सिमिलर टू नैम, ईयू के देशों में भी उतनी यूनिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू यूएस एंड चाइना। ईयू में एटलीस्ट हम लोग बात कर सकते हैं, कम से कम 10 देशों की बात कर सकते हैं जिन्होंने चाइना के वावे कंपनी को बैन किया है, उनके 5G इक्विपमेंट को बैन किया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ईयू के लीडर की, एक इकोनॉमिक पावर जो है जर्मनी, वो प्राइम एग्जाम्पल बन जाएगा नैम लाइक कंट्री की। अगर हम लोग जर्मनी की बात करें, देखिए जर्मनी चाहता है कि वो प्रॉफिट करे चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, वो चाहता है कि चाइना इन्वेस्ट करे यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर में। इनफैक्ट इसीलिए जर्मनी ने अभी तक 5G जो वावे की 5G इक्विपमेंट है उसको बैन नहीं किया है। यूएस ने बहुत बार प्लीड किया, यूएस ने बहुत बार कहा है, लेकिन उन्होंने यूएस की इंस्ट्रक्शन, आई वुड से यूएस की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है। और अभी भी Huawei is still doing work in Germany and they are building the 5G networks. So this is one of the prime examples, Germany. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक और पैरामीटर, अगर हम लोग नैम के बारे में बात करेंगे, तो नैम में क्या हुआ था? देखिए नैम में जो लीडर्स थे, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ। बहुत बार उन्होंने फॉरेन विजिट भी किया था। ही वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ द यूएस कल्चर, वेरी मच अवेयर ऑफ आई वुड से रशियन यूएसएसआर कल्चर ऑल्सो। तो इन एलिट्स ने, जो भी लीडर्स थे, अगर मैं बात करूं दूसरे लीडर्स की भी, दूसरे देशों के लीडर्स की, दे वर ऑल्सो क्वाइट एलिट्स हु हैड विजिटेड और स्टडीड अब्रॉड रादर। और इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद दे डिड हैव अ स्वे टुवर्ड्स आई वुड से डेमोक्रेसी टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन उनका एंटी अमेरिकन एटीट्यूड रहा था, स्पेशली फ्रॉम आई वुड से 1960s टू 1990s। क्यों? क्योंकि अमेरिका में रेसिज्म बहुत प्रोमिनेंट था तब। अमेरिका की जो ट्रीटमेंट थी टुवर्ड्स द ब्लैक्स स्पेशली, बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ अमेरिका's इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम वॉर। ऑल्दो अगेन सोशलिस्ट वॉर करके अमेरिका ने अपनी डोमिनो थ्योरी लाई। उन्होंने कहा कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट बन जाएगा तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिस्ट बन जाएगा, इसीलिए उन्होंने वियतनाम में इन्वॉल्वमेंट की, बहुत सारे सोल्जर्स भेजे, बहुत सारे मिलिट्री आर्म्स और एम्युनिशंस भेजे, लेकिन फिर भी यूएस के लिए एक बहुत बड़ी हार थी वियतनाम वॉर। और इस चीज के लिए नैम कंट्रीज में एक एंटी अमेरिकन एटीट्यूड जरूर था, है ना। अगर हम लोग ईयू की बात करें, देखिए ईयू में भी जो गवर्निंग एलिट्स हैं, हम कह सकते हैं कि वहां पे भी आज एक सिमिलर एंटी अमेरिकन एटीट्यूड है। क्यों? द सेम रेसिज्म टॉपिक इज बैक अगेन, क्योंकि हम लोग बात कर सकते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर की। जॉर्ज फ्लॉयड का जो इशू हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू हुआ था, विच गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। तो रेसिज्म इज स्टिल वन ऑफ द पैरामीटर्स। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से भी हम लोग कह सकते हैं कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जरूर डेवलप हो चुका है ईयू में। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह जरूर है कि ईयू में केवल एंटी अमेरिकन एटीट्यूड नहीं है। आई वुड से ईयू हैज रिमेन मोर और लेस न्यूट्रल। मैं कह सकता हूं कि ईयू ने चाइना को भी और यूएस को भी वन आर्म डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें, एक तरफ उन्होंने यूएस को क्रिटिसाइज किया हुआ है ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर, ट्रंप पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है, एंगेला मर्कल ने क्रिटिसाइज की है ट्रंप की पॉलिसीज को, अग्रीड। लेकिन उन्होंने चाइना को भी क्रिटिसाइज किया हुआ है जिनजियांग तिब्बत रीजन में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए। टू सर्टेन एक्सटेंट दे हैव मोर और लेस न्यूट्रल एटीट्यूड, आई वुड से नॉन अलाइंड एटीट्यूड, राइट। लेट्स अगेन कंपेयर नैम कंट्रीज। अगर हम लोग बात करें नैम कंट्रीज की, कोल्ड वॉर में बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये नैम कंट्रीज प्रॉक्सी बैटल्स का ग्राउंड बन चुके थे। प्राइम एग्जांपल मैं कह सकता हूं इंडिया में भी, राइट। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, यूएसएसआर केम टू सपोर्ट to India and USA was more or less supporting, I would say, Pakistan. In fact 1971 वॉर में कहा जाता है कि यूएस ने अपनी फ्लीट भेजी थी अगेंस्ट इंडिया, बट बिफोर दैट फ्लीट रीच द बे ऑफ बंगाल, द डीड वाज ऑलरेडी डन एंड बांग्लादेश वाज लिबरेटेड, राइट। तो an example that NAM countries were a ground of battle, proxy battles I would say,
लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें 21st सेंचुरी की, 21st सेंचुरी में आई डोंट थिंक वी डू सी फॉर्मल बैटल, यानी कि लड़ाइयां नहीं देख सकते, लेकिन इकोनॉमिक बैटल जरूर देख सकते हैं. एंड ईयू इज अ ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक बैटल. सी, यूरोप इज अ बिगेस्ट मार्केट फॉर अमेरिका. अमेरिका की जो भी सिलिकॉन वैली की कंपनीज है उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन, और उसके लिए वो कंटिन्यूसली वाई कर रहे हैं. बिल्कुल. इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना, चाइना इज ऑल्सो लुकिंग फॉर मार्केट्स. यूरोपियन यूनियन इज अ ह्यूज मार्केट फॉर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स. चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए वो मार्केट तो ढूंढ ही रहे. यूरोपियन यूनियन मार्केट है, और उनकी ई कॉमर्स कंपनी से वो भी मार्केट ढूंढ रही है. तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज अ इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड, दैट इज यूरोपियन यूनियन, फॉर बोथ यूएसए एज वेल एज चाइना टू गेन दैट इकोनॉमिक प्रोमिनेंस. तो कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं यस, यूरोपियन यूनियन और यूरोप इज द न्यू नैम, इजंट इट? लेकिन कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं. लेकिन अगर हम लोग बात करें नैम के बारे में, नैम डिड नॉट एज वेल. नॉर्मली अगर हम लोग नैम कंट्रीज की बात करें, बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन हम लोग सवाल जरूर उठा सकते हैं, क्या नैम कंट्रीज रियली नॉन अलाइंड थे? क्या उन्होंने नॉन अलाइनमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया? वर दे रियली नॉन अलाइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड? टॉक अबाउट इंडिया. See, India was, I would say, non-aligned in 1970. 71 में we swayed towards USSR. Take any other country, और उन्होंने भी कम से कम यूएसए और यूएसएसआर की तरफ स्वे जरूर लिया था, राइट? अब सवाल ये उठता है कि हैज ईयू रिमेन्ड न्यूट्रल? आई वुड से टू सम एक्सटेंट, राइट? बट स्टिल बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी स्वे वी कैन सी दे आर क्लोजर टुवर्ड्स यूएसए फॉर श्योर. अभी मे बी द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज एन एबरेशन, जिसकी वजह से हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि यूरोप इज द न्यू नैम, राइट? लेकिन सवाल ये उठता है कि विल ईयू रिमेन नॉन अलाइंड फॉर वेरी लॉन्ग? क्योंकि अभी इलेक्शन हो चुके हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हट चुकी है, और जो बाइडेन की सरकार आएगी, उसके बाद भी क्या यूरोप नॉन अलाइंड ही रहेगा? उसके बाद भी क्या यूरोपियन देश और यूएसए के बीच ये दूरी रहेगी? दैट इज द प्राइम क्वेश्चन. एंड इफ वी गो बाय दिस, देन वी कैन मेक एन एस्टिमेट, या फिर हम लोग गेस कर सकते हैं कि यूरोप अभी आगे चल के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनका स्वे भी हो जाएगा यूएस की तरफ, परहैप्स. तो ओनली टाइम विल टेल दिस. सो लेट्स वेट एंड वॉच. विल यूरोप रिमेन नॉन अलाइंड और विल इट मूव टुवर्ड्स यूएसए in the coming times? That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.